हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने 2023 के सारे जेईई मेन के प्रॉब्लम को डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन से। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं 2020 एंड 2021 के सारे प्रॉब्लम को। सर, स्ट्रेट लाइन का वेटेज ऑलरेडी अच्छा खासा है जेईई मेन के एग्जाम में, और इस चैप्टर का यूज ना बाकी अदर चैप्टर में भी बहुत ज्यादा होता है। तो सर, आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे वो 20 और 21 का होगा, स्ट्रेट लाइन का, जेईई मेन का। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। फिर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस 4x + 5y = 0 and 7x + 2y = 0. If the equation of one of the diagonals of the parallelogram is 11x + 7y = 9, then other diagonal passes through the point. अच्छा, सबसे पहले आप एक बात बताओ, क्या एवरीबडी नो व्हाट इज पैरेललोग्राम? सर, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, है ना? सर देखो, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में बहुत लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। सर, रेक्टेंगल जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और डायगोनल्स भी इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, और पैरेललोग्राम में भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक पॉइंट पे। तो और इस प्रॉब्लम को करते हैं। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are along the lines 4x + 5y = 0 and 7x + 2y = 0. मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, समझो। ये मेरा मान लो कि सपोज दैट एक पैरेललोग्राम है। देखो, मान लो कि मेरे पास सर ये एक पैरेललोग्राम है ना? देखो, समझो ये एक मेरा पैरेललोग्राम है। इसके दो साइड से, मान लो कि ये साइड से 4x + 5y = 0 और ये साइड से मान लो 7x + 2y = 0, है ना? इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 11x + 7y = 9. अच्छा, एक डायगोनल का इक्वेशन भी दे दिया है, 11x + 7y = 9, है ना? तो मान लो इस पैरेललोग्राम को P, Q, R और S बोलो। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछा है देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट, इन चार पॉइंट में से किस पॉइंट से दूसरा डायगोनल पास करेगा? तो इसका मतलब मुझे क्या है कि मुझे इस वाले डायगोनल का इक्वेशन लिखना पड़ेगा पहले, QS का, क्योंकि सर PR का इक्वेशन पता है। QS का इक्वेशन अगर लिख लेंगे और उन चारों ऑप्शन को उसमें सेटिस्फाई करके देख लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना? तो बताओ, यहां से हम कौन कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बोलो Q निकाल सकते हैं, है ना? बोलो P निकाल सकते हैं, फिर बोलो क्या R भी तो निकाल सकते हैं ना? तो चलो पहले काम करो, तुम पहले क्या करो, P निकालो। P किसका? अच्छा, Q निकालो। Q तो तुरंत निकल गया है कि सर 4x + 5y = 0 और 7x + 2y = 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 0,0। सर आपने तुरंत कैसे बोला? कि सर ये मेरा नॉन इंटरसेप्टेड लाइन है, दोनों लाइन देखो ऑरिजिन से पास करेगा। x को 0 करेंगे तो भी y 0 आएगा, y को 0 करेंगे तो भी x 0 आएगा। सेम कंडीशन यहां पे भी फुलफिल होगा। अब चलो इस R पॉइंट को निकाल लो। R पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है? देखो तो PR का और QR का। तो चलो R पॉइंट निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे 7x + 2y = 0 और बताओ 11x + 7y = 9 को। चलो, क्या कोई डाउट है? क्या कोई भी डाउट नहीं है? चलो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? थोड़ा कैलकुलेशन तो है यहां पे। इसको बोलो 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको बोलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो 49x + 14y, 49x + 14y दैट इज इक्वल टू बोलो 0, है ना? और ये बोलो मेरा बच्चा 22x + 14y और दैट इज इक्वल टू बोलो 18। देख लो, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना? आ जाओ सॉल्व करो सर, आ जाओ। 14y से 14y गया,
तो आराम से बस कैलकुलेशन करो तो 49x में गया 22x, कितना बचेगा? कैलकुलेशन 27x, क्या गलती है क्या? इज इक्वल टू बोलो -18, तो x की वैल्यू हो गई सर -18/27। तो आई थिंक लग रहा है मुझे कि ये कितने से कटेगा बताओ? 9 से कटेगा, तो ये हो जाएगा -2/3। आप मेरे ऊपर कैलकुलेशन पे भरोसा ना करें, आप अपने ऊपर भरोसा करें कि जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं कि नहीं, और आप इसको जरूर चेक कर ले सर। नहीं तो क्या है ना कि आपकी थ्योरी पार्ट पूरी अच्छे से कंप्लीट है, आपको प्रॉब्लम बनाना भी आता है, लेकिन सर जेईई मेन एस्पिरेंट आपके लिए मैं जान के समझाता हूं इन सब बातों को, सुना करो, इग्नोर मत करो। कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए सर। अगर कैलकुलेशन वीक होगा ना तो आप क्या करोगे, आंसर जानने के बावजूद भी ना आप ना एबीसीडी में कंफ्यूज कर जाओगे। क्योंकि देखो जो चारों ऑप्शन सर आते हैं ना वो एक ही जैसे दिखते हैं, 2 -2 1 -1, तो प्लस माइनस का ना इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है वहां पे ऑप्शन मैच करने के वक्त। तो कैलकुलेशन आप अपना स्ट्रांग रखें। x निकल गया ना सर, तो y निकाल लू, 7x + 2y डेट इज इक्वल टू 0। x में मैंने डाल दिया, बोलो कितना? -2/3, तो 7 × -2/3 -14/3 इज इक्वल टू बोलो -2y। माइनस माइनस कट गया, ये भी कट गया 7 से, तो y की वैल्यू आ गई बोलो 7/3। तो r कोऑर्डिनेट आपका निकल गया कितना बताओ? -2/3 और कॉमा बोलो कितना? 7/3। बोलो क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो अब वैसे ही क्या करो, आप P पॉइंट को निकाल लो। चलो P पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है? QP का और PR का। 4x + 5y इज इक्वल टू 0, 4x + 5y इज इक्वल टू 0, और बताओ 11x + 7y इज इक्वल टू 9। 11x + 7y इज इक्वल टू कितना बोलो? 9। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बताओ यहां से, बताओ यहां से y की वैल्यू बोल सकते हो -4x/5। देखो y की वैल्यू हो जाएगी -4x/5, पुट कर दो 11x, जहां y वहां -4x/5, तो 7 × -4x -28x/5, और डेट इज इक्वल टू बोलो 9। क्या मैंने कहीं गलती किया है ना कैलकुलेशन में? कहीं नहीं किया है। चलो 55x और -28x इज इक्वल टू बोलो 45। ध्यान से देखोगे, चलो आ जाओ, तो 55 में गया आपका कितना? 28। तो आई थिंक लग रहा है 27 होगा ना, 27 ही होगा ना कि कुछ और होगा? 27x इज इक्वल टू योर 45, तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 45/27। अगेन क्यों लग रहा है कि 3 से कटेगा ना, और किससे कटेगा? 9 से भी कटेगा। 9 × 5 45 और 9 × 3 27, तो x की वैल्यू बोलो 5/3। जब x इज योर 5/3 तो y इज इक्वल टू -4/5 × 5/3, तो ये कट गया, तो y की वैल्यू हो गई बोलो -4/3। तो मेरा p का भी कोऑर्डिनेट निकल गया 5/3, -4/3। देख लो 5/3, -4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरा पैरेललोग्राम का तीन वर्टेक्स पता है, PQRS में 3 वर्टेक्स पता है। ये तो मेरा 0 0 था, P मेरा है 5/3, -4/3, और हमने R निकाल रखा है ना, बोलो -2/3, -7/3, -2/3, कितना बोलो? 7/3। तो सर एक बात बताओ, हम पैरेललोग्राम में जब तीनों वर्टेक्स निकाल लिए तो चौथा वर्टेक्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। सुनो क्यों, मैंने क्या बोला कि पैरेललोग्राम में आपका डायगोनल जो होता है, बोलो क्या? बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो होता है आपका पैरेललोग्राम में, बोलो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है मेरा, है ना? तो चलो बाइसेक्ट करेगा अगर, तो इस पॉइंट को मैंने O नाम दिया, तो O जो होगा बोलो PR का मिड पॉइंट होगा, और O जो होगा वो QS का भी मिड पॉइंट होगा। तो मान लिया कि S के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया अल्फा, बीटा, मान के चलो। तो पहले O निकाल लो इधर से, बोलो O का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? x1 + x2/2, 5/3 - 2/3/2, आराम से एकदम, -4/3 + 7/3/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O मैंने निकाल लिया, बताओ हाँ है ना? चलो बताओ 5/3 में गया 2/3, कितना होगा? 3/3 आई थी, 3/3 ना, तो 3/3 का मतलब 1, मतलब ओवरऑल बोलो 1/2, और -4/3 + 7/3,
मतलब वापस 3/3, मतलब फिर से बोलो ये 1/2, मतलब O का कोऑर्डिनेट निकल गया 1/2 1/2। अब फिर बताओ, अब इधर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो कि 1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा/2, 2 कट गया, मतलब अल्फा की वैल्यू बोलो 1, और फिर 1/2 इज इक्वल टू बोलो 0 प्लस बीटा/2, तो 2 कट गया, बोलो बीटा की वैल्यू भी 1, मतलब दिस कोऑर्डिनेट इज बोलो 1,1। ये पॉइंट है सर आपका 1,1 और ये पॉइंट है आपका 0,0। तो क्या सर हम दूसरा डायगोनल जिसका इक्वेशन नहीं पता है QS, उसका इक्वेशन लिख लेंगे? तो चलो इक्वेशन ऑफ अनदर डायगोनल, अनदर क्या बोलो डायगोनल QS इज व्हाट? Q का कोऑर्डिनेट है बोलो 0 0 और S का कोऑर्डिनेट है बोलो 1,1, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके लिखे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, मतलब y इज इक्वल टू x आ गया। अब यही चीज देखना है कि जो दूसरा डायगोनल का इक्वेशन आया वो किस पॉइंट से पास करेगा। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से ऑप्शन सेटिस्फाई करो। 1 इक्वल टू 2 होगा ही नहीं, 2 इक्वल टू 2 यही होगा, क्योंकि y इक्वल टू x है वहां पे, तो y इज इक्वल टू x है, इसका मतलब y भी 2 और x भी 2, तो सेम कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया 2,2। देख लो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा अगर आप ऐसे अच्छे से सोचोगे, प्रॉब्लम को बनाओगे तो इस क्वेश्चन का मेरा मेन थीम क्या था याद करो, जो मेन ब्रीफिंग कर रहा हूं कि पैरेललोग्राम में, बताओ क्या, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर बोलो क्या, नॉट इक्वल, लेकिन बताओ क्या, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बोलो क्या, बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, ईच अदर एट अ पॉइंट। ये मेरा कहानी है पैरेललोग्राम की, है ना। लेकिन सर रेक्टेंगल की कहानी में क्या है, रेक्टेंगल की कहानी में क्या है, ये मेरा अगर रेक्टेंगल है ना, एबीसी रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल आल्सो इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। हो पूरी तरह से पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्लियर होगा। सेम मीनिंग होता है सर स्क्वायर और रोम्बस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर और रोम्बस की कहानी आपको पता है ना कि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, सर डायगोनल्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। लेकिन रोम्बस में क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का, सितंबर 4 का। अब कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 4 सितंबर को तो कभी जेईई मेन होता ही नहीं है। सर देखो, कोविड के समय में ना, कोविड के समय में जनवरी में भी अटेम्प्ट हुआ था, अप्रैल में भी अटेम्प्ट हुआ था, जून में भी अटेम्प्ट हुआ था और सितंबर में भी अटेम्प्ट हुआ था, मतलब 4 अटेम्प्ट मिला था बच्चों को। तो सोचो, जो गधे बच्चे भी होंगे वो भी निकल गए होंगे सर, है ना। जब 4 अटेम्प्ट किसी को मिले और उसके बावजूद भी अगर आपको एनआईटी या कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप नहीं पहुंच पाए होंगे उस ईयर में, तो आप बेवकूफ होंगे, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे। फिर चलो, बोलता है ट्रायंगल एबीसी लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज 2 वर्टिसेस A1,2 एंड B3,1। अच्छा ठीक है, रेंडमली मान लेते हैं। सर एंगल BAC, एंगल BAC 90 डिग्री, ठीक है सर, एंगल BAC कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। आ जाओ, ट्रायंगल BAC कितना डिग्री बोलो, 90 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक। चलो आ जाओ, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1,2, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी है 3,1, ठीक है। अब बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 5√5, देन द एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स C। अच्छा, ये जो वर्टेक्स C का जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, समथिंग कॉमा समथिंग, उसका एब्सिसा चाहिए। एब्सिसा का मतलब सर एक्स कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। कैसे निकालोगे सर, सुनो, तुम पहले एक बात बताओ सर, तुम AB का लेंथ निकाल लोगे, बातें समझो, देखना कितना इजी वे में समझाएंगे आपको। लेंथ ऑफ AB निकाल लोगे, बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, बोलो कितना आ गया, 4, और ये हो गया 1√5। अब एक काम करो, ट्रायंगल ABC का एरिया दिया हुआ है 5√5, यूज करो, एरिया दिया हुआ है 5√5,
ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट बोलो ए सी इज इक्वल टू बोलो 5√5। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना। चलो तो यूज करो हाफ। बताओ ए बी कितना निकला, √5, ए सी हमको नहीं पता, इक्वल टू 5√5। कहीं गबड़ा मत देना कैलकुलेशन, √5 गया तो ए सी आ गया 10 यूनिट का लेंथ। मतलब इस एसी की जो लेंथ हो गई सर वो कितना यूनिट, 10 यूनिट। अब तुम एक बात सोचो, सर ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है 1,2 और ये डिस्टेंस 10 है, तो हम सी कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। याद करो कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके। मैंने कार्टेशियन फॉर्म आपको यूज करवाया था, आप मेरा जाके स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी के मिसलेनियस का वीडियो देखेंगे। जब मैंने पूरा एनसीईआरटी मिसलेनियस का वीडियो डाला था तो वहां पे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म यूज किए थे, और कार्टेशियन फॉर्म बोलता है सर x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो यहां पे एक बात बताओ, कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, इधर से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म खेलेंगे। x1 है 1, y1 है 2, डिस्टेंस है मेरा 10 यूनिट। तो कैसे यूज करेंगे बताओ, x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलो y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। r मतलब वो डिस्टेंस 10 है ना। देखो ये जो एसी का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आ जाओ, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 कॉस थीटा और y माइनस 2 इज इक्वल टू 10 साइन थीटा। नो कंफ्यूजन, आ जाओ सर। तो x इक्वल टू हो गया 10 कॉस थीटा प्लस 1 और y हो गया बोलो 10 साइन थीटा प्लस 2। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट आपने निकाला x और y वो किसका है। सर यही कोऑर्डिनेट मेरा c का है। हम a पॉइंट से ac लाइन एक ड्रॉ किए जो किसी एक लाइन को c पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें कार्टेशियन फॉर्म लगाए, तो ये c का ही कोऑर्डिनेट है। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बोलो c। अब मैटर ये उठता है कि सर ये हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात थोड़ी करो, ए बी जो है वो इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है बताओ। तो एम ए बी और एम ए सी इज इक्वल टू -1। क्योंकि सर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी ना होता है जब दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब देखो इतनी छोटी छोटी बातों में अगर कंफ्यूज करोगे तो फिर दिक्कत है सर। ये स्ट्रेट लाइन का आप पीवाईक्यू कर रहे हो और अगर आपको ये नहीं पता कि लाइन पैरेलल कब होता है, लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, तो ये गलत बात। लाइन पैरेलल तब होता है सर जब दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होता है। लाइन परपेंडिकुलर तब होता है सर जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान से देखोगे तो हम ए बी का स्लोप तो निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, 1 माइनस 2 -1 3 माइनस 1 2 मतलब -1/2। तो -1/2 इंटू स्लोप ऑफ ए सी दैट इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ ए सी बोलो 2 आ गया। ध्यान से देख लो, ए सी का स्लोप 2 निकल गया तो इसका मतलब tan थीटा 2 हो गया बाबू। सर स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ऑब्वियसली स्लोप का मतलब ही होता है सर tan थीटा। तो सर एक बात बताओ, जब tan थीटा 2 हो गया इसका मतलब नीचे 1 है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से p/b, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से p/b, h निकाल लेंगे तो बोलो √5। तो cos थीटा क्या हो जाएगा b/h, b/h का मतलब बोलो 1/√5 और sin थीटा हो जाएगा p/h मतलब 2/√5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c निकल गया 10 cos थीटा मतलब 10 इंटू 1/√5 प्लस 1 और 10 इंटू 2/√5 प्लस 2। सॉल्व कर लेंगे, मुझे सिर्फ c का एब्सिसा चाहिए था x कोऑर्डिनेट। तो बताओ 10/√5 प्लस 1, काटो इसे। कैसे काटोगे बताओ, कैसे कटेगा बताओ। √5 को 10 से काटोगे तो आई थिंक 2√5। देख लो, ताकि इसको लिखोगे ना √10 इंटू √10। अच्छा कुछ बच्चों को काटे हुए दिक्कत है, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है 10/√5 प्लस 1, रेशनलाइज कर दो 10√5, √5 इंटू √5 बोलो 5 और प्लस 1 ये कट गया 2 से, तो x कोऑर्डिनेट निकल गया बोलो 1 प्लस 2√5। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ क्वेश्चन ठीक था सर, खराब नहीं था सर। ऑप्शन नंबर बी कार्टेशियन फॉर्म का एक अच्छा यूज किया इस क्वेश्चंस में मैंने, है ना। देखो जानते हो कार्टेशियन फॉर्म से जेई में ना क्वेश्चंस के पैटर्न बहुत अच्छे बनाए जाते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म ना देखो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, याद करो एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी मैंने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके ही बनाया था। एनसीईआरटी उसका सॉल्यूशन अलग डालता है, बाकी लोग भी इसका सॉल्यूशन अलग डालता है, लेकिन मैंने एक बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिया था
कार्टेशियन फॉर्म का यूज करके। तो सॉल्यूशन जितना सिंपल और यूनिक होगा ना सर, बच्चों को ग्रैपिंग करने में, बच्चों को पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया नया सिखाते रहूं हमेशा, और कुछ यूनिक मेथड सिखाऊं, कुछ बेस्ट मेथड बताऊं। आप ना पूरे पीवाईक्यू सीरीज को मेरा देखना, एनटीए का सॉल्यूशन वो क्या लिखता है बच्चों को पता ही नहीं चलता है। आप मेरे सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, हम हर एक पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करके ही आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करें, आ जाओ। बोलता है इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P1,4 and Q,K,3 हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन अ वैल्यू ऑफ K इज व्हाट। ठीक है, मतलब दो लाइन को जोड़ना है, किस किस को, P1,4 और Q,K,3, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट -4 है। क्वेश्चन समझ गए सर? PQ लाइन पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट -4 है। तो y इंटरसेप्ट -4 का मतलब क्या हुआ कि पहले आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन लिखोगे, और उसकी y इंटरसेप्ट -4 मतलब x की वैल्यू 0। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया O। तो परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर वर्ड भी यूज है, मतलब O जो होगा PQ का मिड पॉइंट होगा, 1 + K/2 और कॉमा बोलो कितना, 7/2। क्लियर है यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इसे इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दे दिया मैंने AO। तो जो MAO होगा और MPQ जो होगा, उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। लाइन AO का स्लोप और लाइन PQ का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, MAO नहीं पता, MPQ तो निकाल सकते हैं, 3 - 4 -1 अपॉन K -1 इज इक्वल टू -1। तो MAO इज इक्वल टू, बोलो आ गया, माइनस माइनस कट गया, K -1। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, इसका इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखना है कि नहीं लिखना है? तो कैसे लिखोगे? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से ही ड्रॉ किए हो, तो इसके लिए एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता। जब किसी भी लाइन के लिए सर एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता, तो हम लोग लाइन के इक्वेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। देखो ये सब सारी बेसिक बातें हैं सर, और आपको बेसिक बातें बहुत अच्छे से याद करके रखना होगा। कुछ कुछ बातें आप ना दिमाग में एकदम बैठा लो, जिसको कभी भूल नहीं सकते हो। जैसे तुम अपनी मैडम को कभी भूल सकते हो? नहीं ना, कभी नहीं भूलोगे सर उसको तो सुबह भी जैसे उठोगे मॉर्निंग में, तो पहले मैसेज करोगे, तो आज का क्या प्लान है, तुमने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं? भाई वो तो कभी नहीं भूलते हो तुम। फिर लंच का टाइम आता है, फिर बोलते हो चलो भाई साथ में लंच कर लेते हैं। और रात की तो बात ही अलग है सर, रात में तो फोन पे लग जाते हो। सर देखो, ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे, आपका रिजल्ट भी नहीं होगा। मैं मजाक मजाक में ही देखो बहुत ही अच्छी बातें आपको सिखा रहा हूं। देखो क्या बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये रिलेशनशिप में रहना जरूरी है? बिल्कुल रहना जरूरी है। मैं ये इस बात से कभी इग्नोर नहीं करता हूं कि आप रिलेशनशिप में मत रहो, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड आने के बाद पहले सर अपना आप लाइफ सेटल कर लो, पहले अच्छे जगह प्लेस्ड हो जाओ। उसके बाद अगर इन सब चीजों पे अगर आप ध्यान भी दोगे ना, तो वो इग्नोर हो जाएगा सर ये सब इग्नोर वाली बातें हो जाएगी। आप खुद से सोचो कि तुम IITian और NITian है, तुम्हें कोई बंदी पसंद आई है, वो भी NIT की है तो IIT की है, जिस कॉलेज में आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या अपने पिताजी को बोलोगे कि मुझे ये बंदी पसंद है, तो क्या पिताजी शादी नहीं करवाएंगे? अरे सर बिल्कुल करवाएंगे। तुम IITian हो, 30 लाख का पैकेज तुम्हारा है, उनकी बहू का पैकेज रहेगा 25-30 लाख रुपया, घर में 60 लाख आएगा सालाना। तो कोई फादर बेवकूफ थोड़े है कि तुमको मना करेगा। फादर वो कभी नहीं चाहते हैं, माँ बाप कभी भी आपका नेगेटिव नहीं चाहते हैं। वो देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सर बच्चों को कि नहीं पेरेंट्स ना बड़ा हमको फोर्स करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, कभी नहीं सर। माँ बाप ना सर कभी भी किसी बच्चे को ना तो डिस्टर्ब करते हैं ना तो परेशान करते हैं। सर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ आपका भला ही चाहते हैं। जानते हो हम लोग इतने बड़े हो गए, मैं अभी 34 का हूं, तो मेरी मदर कहती है हमेशा हमको कि भी आप बच्चे हैं, आपने अभी दुनिया नहीं देखा है, आप मेरे लिए बिल्कुल बच्चे हैं। तो सर बिल्कुल सही है,
जितनी दुनिया उन्होंने देखी है, जितनी एक्सपीरियंस उनको है, अभी मेरे को नहीं है सर। तो चीजों को समझना है आपको। आप पेरेंट्स को अच्छा करके दिखाओ। आप देखना, पेरेंट्स को अच्छा करके दिखाओगे, पेरेंट्स आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। लेकिन सर अभी क्या है ना कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं सर। इवन पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए हैं बच्चों से। सर इतना मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है बच्चों लोग घर पे कि पेरेंट्स एकदम इरिटेट हो गए। मेरे पास तो ऑफलाइन में इतने पेरेंट्स का कंप्लेन आता है बच्चों के लिए कि सर बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करता है, बच्चा दिन भर मोबाइल में टाइम बिताते रहता है, स्क्रीन टाइम सर इतना बढ़ गया है, कोरियन वेब सीरीज देखते रहता है। सर ये कोरियन वेब सीरीज बताओ, अबे इंडियन वेब सीरीज देखो, मिर्जापुर है, रक्तांचल है, एक से एक है, देखो। अभी नहीं, हम तो बोलते हैं देखो, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए देखो, उनमें पूरा डूब मत जाओ सर। और अभी बच्चे क्या है कि उन सब चीजों में ही डूबे हुए हैं सर। आगे जाके ना देखिएगा आपको ये चीज एहसास होगा कि आपने लाइफ में कितनी बड़ी गलती की। काश में 11th 12th सही से पढ़ा रहता। सर देखो 11th 12th का ना इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आओ फिर हम लोग टॉपिक में फिर से रिटर्न आते हैं, है ना। चलो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखो, y माइनस y1 मतलब 7/2 इज इक्वल टू स्लोप k माइनस 1 इंटू x माइनस x1 मतलब x1 है 1 प्लस k/2। बोलो क्लियर। अब क्या बोला, इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट -4 है। तो अगर y इंटरसेप्ट -4 है, इसके मतलब क्या है, किसका मतलब है सर x की वैल्यू 0, तो हम x की वैल्यू 0 कर देंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो ये हो गया -4 माइनस 7/2 इज इक्वल टू k माइनस 1। बोलो x में हो गया 0, ये हो गया -1 प्लस k/2। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना। ये हो गया कितना, -8 और -15/2। देख लो, -15/2 इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, k माइनस 1 इंटू k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 1/2, 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, k स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो k की वैल्यू बोलो +-4। अब जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन टिक करेंगे। तो +4 नहीं है बट -4 है, तो हम लोग -4 लेके चलेंगे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, क्या कुछ कुछ छोटी छोटी बातें लिख दूं, आ जाओ लिख देता हूं। क्या बताओ, m1 इज इक्वल टू m2, बोलो लाइंस पैरेलल, लाइंस आर बोलो क्या, पैरेलल, लाइंस पैरेलल। सर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, लाइंस बोलो परपेंडिकुलर, है ना। सर दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, मान लो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 एंड सेकेंड लाइन का स्लोप बोलो m2, तो वी विल यूज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2। सर आगे बढ़े, अगला पॉइंट क्या जो यूज ज्यादा है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, बोलो स्लोप 0, स्लोप बोलो कितना 0। सर और छोटा छोटा पॉइंट जो बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइंस इज पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप बोलो इंफिनिटी, स्लोप बोलो कितना इंफिनिटी। अगला पॉइंट बताओ, सर पॉइंट पता है x1 y1, पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप अगर m है तो इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और भी बहुत सारे पॉइंट है सर, लेकिन ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया ये हर जगह यूज होगा आपका। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में यूज होगा, रैंडमली किसी भी चैप्टर में यूज होता है ये सब चीज। चलो आगे बढ़ते हैं सर। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए है -1,7, कोऑर्डिनेट ऑफ बी है -7,1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी है 5,-5, ऑर्थो सेंटर। देखो ये इजी वन है सर। 2023 के भी पीवाईक्यू में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड करवाया है, तो सर इसको हम सेल्फ कर देते हैं, खुद से आप कर लोगे। फिर से मैं बता दूं क्या ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं। कृपया करके क्या करें आप, स्ट्रेट लाइन का जेई मेन का 2023 पीवाईक्यू का सेशन देख ले, वहां आपको ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन में सिखाया है। ए का कोऑर्डिनेट है -1,7, बी का कोऑर्डिनेट है -7,1 और सी का कोऑर्डिनेट है 5,-5। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए मैंने बताया था किसी भी आप दो अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिख लो। सर एडी का इक्वेशन लिख लो और
बी का इक्वेशन लिख लो और उन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। कृपया करके क्या करें आप, 2023 जेई मेन पीवाईक्यू सेशन आप मेरा यूट्यूब पे देख ले, ऑर्थो सेंटर आपको मिल जाएगा। और वहां मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है टॉपिक में। चलो फिर से मैं लिखता हूं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये बहुत ही इजी होता है। जनरली अभी तक किसी भी प्रॉब्लम में इन सेंटर का यूज नहीं है। तो क्या इन सेंटर से प्रॉब्लम नहीं आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इन सेंटर कैसे निकालते हैं ये भी सुन लो। चलो मैं इन सेंटर निकालना सिखाता हूं। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है x1, y1, कोऑर्डिनेट ऑफ बी दिया हुआ है मान लो x2, y2 और कोऑर्डिनेट ऑफ सी दिया हुआ है x3, y3। तो इन सेंटर पहले किसको बोलते हैं इस बात को समझो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। वापस दोहराऊं क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, दैट इज कॉल्ड क्या? इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर दैट इज कॉल्ड मेरा इन सेंटर। इसको हम लोग बोलते हैं सर इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को। तो ये कैसे निकालेंगे ये सुनो। एंगल ए के सामने वाले साइड को बोलते हैं स्मॉल ए, इसको बोलते हैं स्मॉल बी, इसको बोलते हैं स्मॉल सी। जब तुम ट्रिगो में ना एक चैप्टर पढ़ोगे, अब डिलीटेड है जेई के सिलेबस से, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या बताया जाता है? एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी बोला जाता है। जो साइड सबसे बड़ा होता है उसका कोरस्पोंडेंस एंगल, उसके सामने का एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जैसे मान लो ये 10 है, ये 12 है और ये 15 है, तो सबसे बड़ा साइड कौन है? 15 सेंटीमीटर, तो एंगल सी सबसे बड़ा होगा। उसी में आप लोग पढ़ते होंगे, याद करो, साइन रूल, कोसाइन रूल, नेपियर्स एनालॉजी, एमएन थ्योरम, प्रोजेक्शन फार्मूला। सर उसी में फिर यूज करते हैं हाफ एंगल फार्मूला, हीरोन्स फार्मूले का यूज करके बहुत सारा चीज होता है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, सर सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच में रिलेशन, बहुत सारा चीज होता है। तो सर इन सेंटर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? क्या होता है? अगर ट्रायंगल का तीनों कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट का ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इन सेंटर। देख लो, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इन सेंटर। कोई डाउट है? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है पढ़ते हैं। बोलता है लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, एक ट्रायंगल एबीसी है, उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है हर एक साइड का। क्या है हर एक साइड का मिड पॉइंट? इन तीनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन कितना है? 3। लाइन मेरे पास 3 है, तो तीनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। चलो, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और क्या है बताओ? x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। घटाओ, कट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, एकदम आराम से सर देख लो, कहीं गलती मत कर देना जल्दीबाजी में भाई कैलकुलेशन में। चलो मेरा कैलकुलेशन सही है, देखो तो, हाँ कट गया। चलो y 1 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो बोलो y की वैल्यू 2। कृपया करके एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। देखो तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, x कट गया, माइनस माइनस हो गया, बोलो प्लस, तो माइनस वाई प्लस 2y प्लस वाई 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है। y अगर 2 तो x की वैल्यू निकाल लो, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, मतलब पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,2। चलो फर्स्ट आ गया 1,2, सेकंड थर्ड को सॉल्व करो। चलो आ जाओ, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 और क्या है बताओ? 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व जल्दी करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। ये सब इजी है सर।
मतलब दो अननोन, दो इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं बस, है ना। चलो आ जाओ, प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस आराम से, -4y प्लस 5y, वाई -4y प्लस 5y, वाई और 6 - 11, देखो 6 - 11, ध्यान से देखो, 6 - 11 कितना, -5 ना, 6 - 11 -5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू बोलो 5। अगर y की वैल्यू 5 तो मेरे भाई x निकाल ले। चलो आ जाओ, x -2y मतलब 10, अब +3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x -7 इक्वल टू 0। तो बोलो x की वैल्यू कितनी, 7। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, देख लो, मतलब अगला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 7,5। अब सॉल्व कर लो फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब सर x -y + 1 इक्वल टू 0 एंड 2x - 5y + 11 इक्वल टू 0। सर फर्स्ट ये है, थर्ड वो है, सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत इजी। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x - 2y + 2 इक्वल टू 0, और ये हो गया 2x - 5y + 11 इक्वल टू 0। कहीं गलती मत कर देना मेरे भाई कैलकुलेशन में। चलो माइनस प्लस प्लस माइनस गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, -2y + 5y, बोलो 3y, 3y ना, 3y, और 2 - 11, 2 - 11 -9 इज इक्वल टू 0। मतलब बताओ यहां से y की वैल्यू 3, क्या बोलती है पब्लिक, y की वैल्यू 3। अगर y 3 तो x निकाल लो, x -3 + 1 -3 + 1 -2, उधर जाके x की वैल्यू 2, चेक कर लो, मतलब ये पॉइंट हो गया 2, 3। तो मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट पता ट्रायंगल का, 1, 2, 7, 5 और 2, 3। अब क्या है प्रॉब्लम, सुनो, बोला जो तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, वो एबीसी के हर एक साइड का मिड पॉइंट है। मतलब AB का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट है। कौन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 1, 2, 7, 5, 2, 3। 1, 2 मान लो इसका मिड पॉइंट है, 7, 5 मान लो इसका मिड पॉइंट है, और 2, 3 मान लो इसका मिड पॉइंट है AC का। AC का भी मान लो यार, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ, है ना। देख लो, कुछ डाउट है टोको। 1, 2, 7, 5 और 2, 3 मिड पॉइंट है। अब क्या बोला, अब क्वेश्चन क्या बोला ये पढ़ लेते हैं। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब बच्चे क्या करते हैं जानते हो, इस क्वेश्चन में ABC का एरिया निकालना होता है ना, तो बच्चे क्या करते जानते हो, अब ABC का कोऑर्डिनेट ढूंढना शुरू कर देते हैं कि सर हमको ABC का एरिया निकालना है, तो हम ABC का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब ना ABC का एरिया निकलेगा। मूर्ख बालक और बालिका, सर क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर मान लो इसे D, इसे मान लो E, इसे मान लो बोलो F, मान लिया मैंने, बोलो हाँ या ना। गुलाबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, आई, गाना नहीं गा रहा हूं सर, कोशिश कर रहा हूं मैं भी गाना गा गा के पढ़ाने का, है ना। बड़ा आजकल यूट्यूब पे ना फेमस है सर, बीच में पढ़ाते पढ़ाते ना लोग गाना गाने लगते हैं। ठीक है, गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी तो जरूरी है। हम लोग इंटरटेनर ही आपके लिए, मेंटोर भी है, इंटरटेनर भी है, गाइडर भी है, सब कुछ है सर आपके लिए हम लोग। लेकिन सर जानते हो दुनिया का सबसे थैंकलेस जॉब जो है ना सर, वो टीचिंग का है। मानो या नहीं मानो, आप भले एग्री करो या ना करो। हम लोग सर 2 साल 3 साल जितना साल पढ़ते हैं, आप हम लोग से खूब मेहनत करते हैं आप लोग के ऊपर, ठीक है। उस वक्त टीचिंग टीचर की और बच्चों के बीच की जो क्या बोलते हैं उसको, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो या जुड़ाव हो एक दूसरे के साथ, वो बड़ा स्ट्रांग होता है सर। लेकिन जब बच्चे कहीं प्लेस्ड हो जाते हैं ना, तो 1-2 महीना 4 महीना याद रखते हैं, फिर वो उनको तुम फोन करोगे ना तो सर कैसे हो, तो कुछ बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो भूल भी जाते हैं कि आप हो कौन, है ना। हाँ 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 उत्तम सर बोल रहे हैं आप, ये अपने बारे में लेके नहीं बोल रहा हूँ, सबको लेके बोल रहा हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इनसे कोई शिकायत, किसी भी बच्चों से कोई कंप्लेन नहीं रहता है। बस मेरा एक ही पर्पस रहता है सर कि आप अच्छे से पढ़ के कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाए, कहीं अच्छे जगह करियर सेट कर ले, यही मेरे लिए सबसे अच्छा चीज होगा। हम लोग जो चीज नहीं कर पाए ना सर, हम लोग जैसे IIT नहीं कर पाए, तो हम चाहते हैं कि आप लोग वैसा मत बनो। और बहुत अभी देख रहा ना, बहुत लोग वैसा बोलते हैं कि एक IITian ही ना IIT बच्चा बना IITian बना सकता है। सर देखो ये सब ना सिर्फ फालतू की बात है। मैंने अपने लाइफ में कम से कम 10-12 साल के करियर में अगर 5000 बच्चे को पढ़ाया ना ऑफलाइन में, तो बहुत सारे बच्चे
बहुत सारे बच्चे, रेशियो निकालोगे तो 100-200 से ऊपर बच्चे एनआईटी में है, आईटी में है, और सर इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में है। सर जो फेलवर होता है ना सर, जो जो बंदा जिस चीज में फेल हो जाता है ना, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझा सकेगा कि सर हम देखो कहां फेल हुए, आपको कहां पे बचना है। ये सब कुछ फालतू की बातें हैं कि जो आईटीएन होता है वही आईटी निकलवा सकता है। जितना एक्सपीरियंस एक फेलवर को होता है ना सर, कि वो बंदा जब आईटी का या सीए का या तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो कहां फेल किया, कैसे फेल किया, उससे वो चीज क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो वो ज्यादा डिलीवर कर पाएगा एज कंपेयर टू जो सक्सेस किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जो आईटीएन है वो आईटीएन नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, कोई भी बना सकता है सर। अगर मेरे को मैथमेटिक्स में अच्छा नॉलेज है तो हम आपको अच्छा डिलीवर करेंगे ही करेंगे। आप उसको कैच करोगे, हम आप पे बहुत मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट होता है। ये मैटर नहीं करता है कि कोई आईटीएन है कि नहीं है, ये फालतू बात है। देखो सर, पटना के एक फेमस टीचर है आनंद सर, मैथमेटिक्स के बिताज बादशाह बोलो, ठीक है, ही इज द किंग ऑफ द मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो क्या वो आईटीएन है क्या? वो 12th पास थे सर, लेकिन देखो वो बंदा कितने आईटीएन को बनाया, कितना आईटीएन बनाया उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब फालतू की बातें हैं सर। आप जिनसे भी पढ़ रहे हो, देखो कि वो टीम जो है वो स्ट्रांग टीम है कि नहीं, क्या मेरे ऊपर उस लेवल पे काम कर रही है कि नहीं। सर आप ही नहीं पढ़ोगे, हम आईटीएन हो गए या मान लो कोई बंदा आईटीएन हो गया और आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। सुनो, चलो आगे मूव करते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढने के लिए बच्चे लोग क्या करते हैं, ए बी सी का कोऑर्डिनेट ढूंढना शुरू करते हैं। बेवकूफों, ऐसा नहीं है। अगर डी ई एफ का एरिया निकल गया तो डी ई एफ का तो एरिया बहुत इजी वे में निकाल लेंगे। तीनों पॉइंट पता है, 1 2 7 5 2,3 फिर 1 2 मैंने बताया था। ऐसे 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 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बोलो हो गया 5 + 21 + 4 माइनस ऐसे 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 मल्टीप्लाई करो 14 + 10 + 3 हॉल का मैग्नीट्यूड बाई 2। देख लो भाई, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो, आजा, है ना। चलो 21 + 5 26, 26 और 4 30, और ये कितना हो गया बताओ मेरे भाई, 27, तो 3/2 आ गया। तो ये जो 3/2 एरिया आया वो किसका आया? डीईएफ का आया। तो जब डीईएफ ना ट्रायंगल के साइड का मिड पॉइंट है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला होता है सर मिड पॉइंट के केस में 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ 3/2, 2 से कट गया। योर आंसर इज, बोलो कितना, 6 स्क्वायर यूनिट। देख लो आप। तो कभी भी ना मिड पॉइंट दिया हुआ रहता है ना, तो बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो 4 टाइम्स होता है मिड पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया का। चलो आगे मूव करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। एबीसी, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। अच्छा, एबीसी एक ट्रायंगल है, बना दो ट्रायंगल पहले मेरे भाई। एबीसी एक ट्रायंगल बना लो तुरंत। सर ए का कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है बोलो 6,2, और कोऑर्डिनेट ऑफ सी है 3/2,6। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, बोलता है P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। P इज अ पॉइंट इनसाइड द क्या, ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ सर। बोलता है सच डाइट एपीसी, 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 ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एपीबी, अच्छा ठीक है, एपीबी है ना, एपीबी। उसके बाद क्या, बीपीसी, बीपीसी, ठीक। सबका इक्वल एरिया है। अरे मेरे भाई, तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है क्या, कि एरिया ऑफ एपीबी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीपीसी, इक्वल है। अबे तो इक्वल, जब सारा एरिया इक्वल होगा ए, तो पी जो होगा वो सेंट्रोइड होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। क्या बोलती है पब्लिक, बताओ। पी क्या हो जाएगा, सेंट्रोइड हो जाएगा मेरा। पी इज द सेंट्रोइड, पी इज द, बोलो क्या, सेंट्रोइड। तो पी निकल गया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। देख लो, ध्यान से देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं।
चलो आ जाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो निकालो 7 प्लस 3/2, 7 प्लस कितना 3/2, 7 प्लस 3/2/3, और ये हो गया 8/3, तो ये हो गया बोलो 14, चेक कर लो भाई 14 ना, 14 प्लस 3 17, और बाई 6, मतलब p का कोऑर्डिनेट निकल गया 17/6 कॉमा 8/3। एक बार फिर से हम लोग मैच कर लेते हैं, सही से देख लेते हैं कि क्या हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो हो गया 14 प्लस 3 17/3, 14 प्लस 3 17/2, 17/2/3 17/6, बिल्कुल सही है। चलो अब क्या बोला ये पढ़ते हैं, और Q दिया हुआ है -7/6, -1/3, तो देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, अरे डिस्टेंस फॉर्मूला Q पता है, Q कितना पता है, देखो -7/6, -1/3, -7/6, कितना -1/3, तो भाई रे भाई PQ निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मेरे भाई इसको सॉल्व कर लेना तुम, इजी वन था। चलो आगे मूव करो, क्या है पढ़ते हैं। लेट सी बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 3, -1, 1, 3 एंड 2, 4। अच्छा C क्या है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स है 3, -1, 1, 3 और 2, 4। चलो आ जाओ, आ जाओ सर आ जाओ, सेंट्रोइड निकाल लो C, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितना आ गया बताओ, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6/3 बोलो 2, और 4 + 3 कितना 7, 7 में गया 1, 6, 6/3 2, सेंट्रोइड निकल गया 2, 2। आगे पढ़ो, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अच्छा P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी। किसका, x + 3y - 1 = 0 और 3x - y + 1 = 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा है, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो, बता इसको मल्टीप्लाई कर दे बोलो 3 से, तो 3x + 9y और -3 = 0, और ये हो गया बोलो 3x - y + 1 = 0। घटाऊं, घटा दूं, बोलो बोलो बोलो, तो हो गया 10y 10y। ए भाई कैलकुलेशन आराम से करने का, ए भाई देख ले कैलकुलेशन सही है ना। अब -4 = 0, तो y का वैल्यू हो गया 4/10 मतलब 2/5, y निकल गया 2/5, तो x निकाल ले, कहीं गलती अगर हो जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत, देख लो। चलो y निकल गया, x निकाल लो, 3x - 2/5 + 1 = 0, तो 3x = हो गया 2/5 -1, चेक कर लो, सही है मेरे भाई, तो 3x = हो गया 2/5 -1 -3/5, कट गया 3 3, x की वैल्यू आ गया बोलो -1/5। x पता y पता, मतलब हमको कोऑर्डिनेट ऑफ P भी निकल गया, P का कोऑर्डिनेट हो गया -1/5 कितना 2/5। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, देन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट C एंड P। अच्छा C और P से पास करने वाला लाइन, तो इक्वेशन लिख लो, C है मेरा 2, 2, इन दोनों का इक्वेशन लिखो, y - y1 = y2 - y1 अब बटा x2 - x1 इंटू x - x1, दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन का इक्वेशन लिख लिए, बोलो y - 2/5 = बोलो 10, 10 में गया 2, 10 बहाने करके ले गया दिल, सही है ना, देख लो पहले भाई, कहीं गलती है क्या भाई, सही तो है यार, 10 8 8/5 8/5 8/5, ठीक है। चलो ये कितना हो गया बताओ, 11/5 5 5 कट गया, 8/11 8/11 इंटू x + 1/5। ये इक्वेशन किसका आ गया, ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा CP का, मतलब P और C से पास करने वाला है। कब बोलता है, पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट से पास कर रहा है, चेक कर लो यार, ऑप्शन डाल लो,
पहला ऑप्शन ए -9, -6, -9, कितना -6, चिपका बड़ी कैलकुलेशन है रे। -6 -2/5 इज इक्वल टू 8/11, आराम से। -9 + 1/5 सॉल्व करके देखो, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि जल्दी बताओ। -30 -32/5 इज इक्वल टू 8/11, -45 अब +1, -45 + 1 आई तो -44/5। अरे सर 5 गया, अरे सर 4 बार में गया, इधर -32, 8, अरे -32, ऑप्शन ए ही सही हो गया। क्या बोलती है पब्लिक? ऑप्शन ए ही सही हो गया। बहुत इजी वन क्वेश्चन। सेंट्रोइड निकाल लिए, सी निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी निकल गया, दो पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन का इक्वेशन लिख दिए और ऑप्शन डाल के चेक कर लिए कि कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। आओ यहां क्या बोलता है, पढ़ते हैं। P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the line X। ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये क्या है भाई? XCSC। अच्छा, X cosec अल्फा होगा लग रहा है मुझे फिर। हाँ, cosec अल्फा माइनस y sec अल्फा इज इक्वल टू k cot 2 अल्फा एंड x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल टू k sin 2 अल्फा रिस्पेक्टिवली। देन k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है। अच्छा, P क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द दिस लाइन। और Q क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन। ठीक है, खत्म है। मतलब P क्या है? ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है। किस लाइन के लिए? X cosec अल्फा माइनस y sec अल्फा इज इक्वल टू k cot 2 अल्फा। मतलब ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन पे वो P है। तो सर ये बहुत इजी वन क्यों हो जाएगा? थोड़ा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। जो पॉइंट पता और लाइन का इक्वेशन पता है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, मॉड ऑफ ax1 + by1 + c अपॉन √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो एक बात बताओ सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। cosec अल्फा का मतलब 1/sin अल्फा और sec अल्फा का 1/cos अल्फा और cot 2 अल्फा का मतलब cos 2 अल्फा बटा sin 2 अल्फा। देख ले, थोड़ा सजाओ इसको। x अपॉन sin अल्फा माइनस y अपॉन cos अल्फा, सर k cos 2 अल्फा, सर यहां से sin 2 अल्फा को लिखे 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। आगे बढ़ाओ तो sin अल्फा cos अल्फा को उधर ले जाओ, तो सर x sin अल्फा cos अल्फा अब बटा sin अल्फा माइनस y sin अल्फा cos अल्फा अपॉन sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू k/2 cos 2 अल्फा। सर sin अल्फा गया, sin अल्फा आई, कहां कुछ गलती हुआ क्या? ठीक तो है, ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है। देखो, और यहाँ पे cos, यहाँ sin अल्फा एक एक्स्ट्रा लिखा गया ना, ये यहाँ पे सिर्फ sin अल्फा एक्स्ट्रा लिखा गया ना। चलो नीचे से देखो ना, cos अल्फा है, cos अल्फा गया, क्या आ गया? x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू k/2 cos 2 अल्फा। सर ऐसा आप क्यों किए? सेकेंड इक्वेशन में भी साइन और कॉस का टर्म था, तो उसको भी सिंप्लीफाई करके साइन और कॉस में ले आए, इसको इधर ले आओ। x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा माइनस k/2 cos 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। मतलब जो लाइन ये था ना, उसको सिंप्लीफाई करके वैसा लाइन कर दिए, सेम ही लाइन है, रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया। तो डिस्टेंस P इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 cos अल्फा इंटू 0 0 by1 sin अल्फा इंटू 0 0 c माइनस k/2 cos 2 अल्फा अपॉन अंडर रूट बोलो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो बोलो ये तो 1, तो p इज इक्वल टू हो गया बोलो k/2 cos 2 अल्फा, मतलब 2p इज इक्वल टू हो गया बोलो k इंटू cos 2 अल्फा। पहला रिलेशन आ गया। और q क्या है? q है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस लाइन, सेकेंड लाइन। अच्छा, व्हाट इज q सर? q इज द perpendicular distance from the origin from the line x cos अल्फा। देख लो क्या है, पहले पढ़ लो कि x sin अल्फा है, x sin अल्फा है, सब ध्यान से, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, x sin अल्फा
प्लस वाई कॉस अल्फा इक्वल टू के साइन 2 अल्फा, माइनस हो गया, माइनस के साइन 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, बोलो, मॉड ऑफ ए एक्स वन 0 बी वाई वन 0 माइनस के साइन 2 अल्फा का मैग्नीट्यूड अपॉन अंडर रूट, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इजी है, बहुत इजी है, बोलो ये हो गया के साइन 2 अल्फा, ये तो 1। अब क्या मांगा है पढ़ते हैं, हमको मांगा है सर के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा के का स्क्वायर मांगा है ना, कैसे करोगे बताओ। एक है ये इक्वेशन और एक है ये इक्वेशन, है ना, मतलब एक इक्वेशन क्या है 2p इज इक्वल टू के कॉस 2 अल्फा और एक है q इज इक्वल टू के साइन 2 अल्फा। अरे इजी 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 हो तो गया। अगर स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा 1 स्क्वायर कर दो, 4p स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा और q स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा, दोनों को ऐड करो। क्या बोलती है पब्लिक, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो बोलो 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, कॉमन गया के स्क्वायर, मेरे राजा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा, बोलो 1। सर आ गया के स्क्वायर का वैल्यू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है को ऑप्शन क्या 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, कहीं कोई डाउट नहीं सर। चलो आगे मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,3 एंड मेक्स एन एंगल tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन y प्लस 1 इज इक्वल टू 3√2x। हाँ, क्वेश्चन 21 का है लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस का फॉर्मेट है। जाओ ऐसा क्वेश्चन जाके देखो मेरे एनसीईआरटी मिसलेनियस के स्ट्रेट लाइन का वीडियो, यूट्यूब पे जाके देखो मेरा वीडियो, तुमको सेम क्वेश्चन मिलेगा। जल्दीबाजी में बच्चा क्या करता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता ले लेता है √2। अरे बेवकूफो, हम स्लोप tan थीटा कब लेते हैं, जब वो थीटा ना एक्स एक्सिस से बनता है। यहां tan इनवर्स √2 जो बना रहा है ना, एक लाइन से बना रहा है। क्या डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है सर। सुनो क्वेश्चन क्या जानते, देखो एक लाइन है, देखो समझो, जो 1,2 से पास किया, देखो ऐसे करके 1,2 से पास किया, a line passing through the point 1,2 making an angle of tan inverse √2 with the line y plus 1 equal to 3√2x, मतलब 3√2x minus y minus 1 equal to 0। सर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो 1,2 से पास किया, पब्लिक 1,2 से पास किया और इस लाइन से बना रहा है tan इनवर्स √2। मान लिया किसका स्लोप मैंने m, सर इसका स्लोप तो बोलो हमको पता है -a/b 3√2। जब किसी लाइन का इक्वेशन पता तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला -a/b। सर ये बहुत इजी वन है, बताओ सर थीटा हो गया, बोलो tan थीटा हो गया कितना, बताओ जल्दी से। अगर इसको थीटा एंगल मानोगे तो √2। सर tan थीटा पता, m1 और m2 पता, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्या डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं भाई। चलो tan थीटा बोलो √2 प्लस माइनस दो साइन के साथ m माइनस 3√2 अपॉन 1 प्लस 3√2m। भाई इसको मैं छोड़ देता हूं, खुद से कर लेना। यहां से m का दो वैल्यू आएगा, m का वैल्यू आएगा तो एक पॉइंट पता और एक स्लोप पता, लाइन का इक्वेशन पता, इजी वन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है पढ़ते हैं। लेट L डिनोट द लाइन इन XY प्लेन, X एंड Y इंटरसेप्ट एज 3 and 1। अच्छा एक लाइन है जिसका X इंटरसेप्ट 3 है और Y इंटरसेप्ट 1 है, तो लाइन का इक्वेशन तुरंत लिखा गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। याद है बताए थे X अपॉन अनुराधा प्लस Y अपॉन विनीता इज इक्वल टू 1। जब इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए बोलता है तो हम लोग इक्वेशन यही बोलता है, क्या बोलता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। देखा ना वो वाला मूवी गोलमाल, टुगु बोलता है, तो टुगु क्या बोलता है, टुगु यही बोलता है। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन यही लिखते हैं।
मतलब क्या लिखते हैं बोलो, x/3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, एलसीएम बोलो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। लो लाइन का इक्वेशन आ गया। टुगु बोल दिया, टुगु क्या बोला, लाइन का इक्वेशन आ गया, x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब इसी लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज निकालना है। किस पॉइंट का, -1, -4 का इमेज निकालना है, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसमें दो मेथड बताया था मैंने, आप एनसीईआरटी मिसलेनियस का वीडियो जाके देखे मेरा। एक बताए थे स्कूल मेथड कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इमेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक, मतलब अपना इमेज नहीं, पॉइंट का इमेज लाइन के रिस्पेक्ट में। लेकिन जेई में सर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखवाए थे, याद है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इजी वन, यूज कर लो, यूज कर लो। x माइनस x1 प्लस 1 अपॉन a1, y माइनस y1 y प्लस 4 अपॉन b मतलब 3 -2 टाइम्स ऑफ ax1 1 इंटू -1 -1 by1 3 इंटू -4 -12 प्लस c मतलब -3 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोलो 10। सॉल्व एंड गेट, सिंपल सा। x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 अपॉन 10। सॉल्व कर लेते हैं ना, बोलो कितना, -1 -12 -13 -16 इंटू -32 अपॉन 10, मतलब काटेंगे रे तो 16/5 16/5। सॉल्व कर लो। x प्लस 1 अपॉन 1 पहला इज इक्वल टू 16/5, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 16/5, तो x इज इक्वल टू हो गया 16/5 माइनस 1, तो x हो गया बोलो 11/5। y निकाल लो। अच्छा 11/5 का एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है x में, सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। y प्लस 4 अपॉन 3, y प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू बोलो 16 इंटू 3 48 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू हो गया 48 अपॉन 5 माइनस 4, तो ये हो गया 20 मतलब 28 अपॉन 5। तो y ना बे, x लिख दे रहा है गधा कहीं का, बताओ। तो y निकल गया, इमेज निकल गया 11/5 28/5, ऑप्शन नंबर ए। टू इजी। देखो मजा आएगा सर, देखो तो सपोर्ट तो करो तुम मेरे को, तुम्हारा हम चैप्टर से डर भगा देंगे सर। मैथमेटिक्स में एकदम बेसिक से तुमको पढ़ाएंगे हम, तुमको बोर्ड लेवल का भी सारा वीडियो हम डालने जा रहे हैं, एक एक करके। छोटी छोटी बातें मुझसे पूछो। अगर जो रांची पढ़ने के लिए आते हो, चाहे झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो, आप बिहार से आते हो, यूपी से आते हो, छत्तीसगढ़ से आते हो, जनरली यही 4 स्टेट से रांची में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, तो ऑफलाइन सेंटर तो मेरा 2 जगह है, कहीं पे भी आके एडमिशन ले लो, पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूं सर, समर्थ एकेडमी की पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। देखो देखो देखो, यहां पे आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है ना सर समर्थ एकेडमी, देखो टी शर्ट में क्या दिख रहा है, समर्थ एकेडमी। तो ऑफलाइन सेंटर सर समर्थ एकेडमी के ही नाम से चलाते हैं हम लोग, जहां पे 11th से 12th गोइंग बैच समर्थ बैच कहलाता है, 10th to 11th गोइंग बैच मेरा कहलाता है सक्षम बैच, और 12th to 13th गोइंग बैच मतलब जो ड्रॉपर बैच होते हैं उसको हम लोग सार्थक बैच बोलते हैं। और हम लोग 3 ही बैच फॉर्म करते हैं, एक नीट का, एक जेई का, एक नीट का, एक जेई का, एक नीट का और एक जेई का, मतलब 3 बैच, 6 बैच फॉर्म करते हैं टोटल। 3 जेई का बैच और 3 नीट का बैच, टोटल 6 बैच बनता है। और उस 6 बैच में स्ट्रेंथ मात्र 30 या 40 बच्चों का ही रखता हूं हम लोग, ज्यादा नहीं रखते हैं सर हम लोग। और 1-to-1 डाउट सेशन क्लियर करेंगे आपका हम। सर 8 बजे इंस्टीट्यूट खुलती है, 8 बजे बंद होती है, उस 12 घंटे में आपको हमेशा एक डाउट फैकल्टी अवेलेबल रहेगा हर एक सब्जेक्ट का। सर आप देखो, आप ये बोलोगे सर कि क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, माफ करें सर, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बड़ा है, लेकिन मेरी क्वालिटी बहुत बड़ी है आप लोगों के लिए। तो क्या सर आपके क्लास में आएंगे तो क्या गर्मी में पढ़ेंगे? नहीं सर, हम आपको सेंट्रलाइज एसी नहीं देंगे, लेकिन एसी जरूर देंगे। गद्दा वाला आपको हम बेड वाला
टेबल कुर्सी नहीं देंगे, हाँ लेकिन अच्छा बेंच देंगे सर डिजिटल बोर्ड तो ऑलरेडी देंगे, बिल्कुल देंगे सर। लाइब्रेरी में क्या सर दिन भर एसी चलता रहेगा, हाँ सर एसी चलता रहेगा। तो क्या सर एकदम एसी में क्या वहां पे वाईफाई रहेगा, वहां पे लाइब्रेरी में बिल्कुल वाईफाई की भी फैसिलिटी है, सारी फैसिलिटी है जो आपको चाहिए। लेकिन हाँ उतना ही है जो आपके कंफर्ट को ज्यादा कंफर्ट ना पहुंचाए कि पता चला कि आके यहां सुत गए पूरा, वो चीज हम लोग नहीं करेंगे। हाँ इतना है, इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने रखा है आपके लिए कि मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ सर सबसे पहली बात एजुकेशन की क्वालिटी, ये बहुत दमदार रखे हैं हम, और ये चीज आपको हम ऑनलाइन में आके दिखा भी रहे हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन में आपको शो नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम सर सिंपल क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखो सिंगेस करवा रहे हैं, जेईई मेन का पीवाईक्यू करा रहे हैं, हर एक चीज करवा रहे हैं, एनसीईआरटी का वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे सर अब। ठीक है चलो वापस आते हैं हम लोग चैप्टर पे, टॉपिक पे आ जाओ। किस क्वेश्चन में थे हम लोग देख लेते हैं फिर से, आ जाओ। हाँ वो कर लिए थे, आ जाओ अगला क्वेश्चन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल 0, पाई का ओपन इंटरवल फॉर विच द पॉइंट 1, 2 एंड sin थीटा, cos थीटा lie on the same side of the line x plus y equal to 1। अच्छा सुनो, एक लाइन है x plus y equal to 1, यही फिगर बनेगा 1, 0 एंड 0, 1, देखो यही फिगर बनेगा। अब क्या बोलता है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में 1, 2, 1, 2, 1, 2 और 1, 2 एंड sin थीटा, cos थीटा सेम साइड ऑफ द लाइन है, सेम साइड ऑफ द लाइन है। इसका क्या मतलब है, सुनो, इसका यह मतलब है, इसका यह मतलब है, ध्यान से सुनना ठीक है, इसका यह मतलब है कि 1, 2 को पुट करने पे जो साइन आएगा वही साइन मेंटेन करेगा sin थीटा, cos थीटा। मतलब पहले 1, 2 तुम पुट करो तो हो गया 1 + 2 - 1, 1 1 कट गया, 2 आया, 2 आया मतलब 0 से बड़ा आया, ऑब्वियसली 2 0 से बड़ा आया। तो इसका मतलब क्या है कि sin थीटा, cos थीटा को भी यहां पुट करने पे वो 0 से बड़ा ही आएगा। मतलब sin थीटा + cos थीटा -1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब सर sin थीटा + cos थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब इसको, इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, सुनो क्या लिखा हुआ था सर, sin थीटा + cos थीटा इज ग्रेटर देन 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो ये कितना हो गया बताओ, sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज ग्रेटर देन 1। ये और ये कट गया कि 1 है, ये ओवरऑल बोलो कितना थीटा, sin2 थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से पाई के बीच में साइन 0 से बड़ा कहां होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब वी कैन से 2 थीटा इज ग्रेटर देन, 2 थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। सर साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड, तो ये 0, ये बोलो π/2 और ये बोलो पाई, तो थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से लेके π/2, ओपन इंटरवल इज योर आंसर, 0 से लेके π/2। देख लो, है कोई कंफ्यूजन तो पूछो, कहीं डाउट नहीं होने देंगे सर। तो सर पूरा प्रॉब्लम मैंने, टोटल 11 प्रॉब्लम मैंने आज करवाया, जो सारे के सारे जेईई मेन 20 और 21 के हैं, सारा प्रॉब्लम मैंने करवा दिया सर। ऐसा ही आपका कल आएगा 22 का, फिर आएगा 24 का, 25 का, 26 का। मतलब हम 20 से उठा रहे हैं क्या कि सर 19 के पहले का थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा नॉर्मल था, 20 के बाद से जेईई मेन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा है। तो मैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये 7 साल के पीवाईक्यू को हर एक चैप्टर का मैं यूट्यूब पे करवा दे रहा हूं आपको। उसके साथ साथ सिंगेज बुक की जहां तक पॉसिबिलिटीज बनेगी वहां तक मैं करा दूंगा आपको पूरा, बोलो पूरा ही करा देते हैं। सिंगेज भी मैं पूरा करा देता हूं धीरे धीरे करके, एनसीईआरटी मिसलेनियस के सारे वीडियोस को मैं डाल देता हूं, सारे चैप्टर के वीडियो को डाल देता हूं। और क्या डिमांड है बताओ, अगर है कोई डिमांड आपका तो मुझे कमेंट में करें कि किस तरह का वीडियोस आपको मैथमेटिक्स में चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, किस लेवल का चाहिए, क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का चाहिए आपको, तो वो भी कमेंट करें मुझे आप। ठीक है, चलो आज के लिए तक, जय हिंद।